दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से एनडीए बनाम इंडिया का खेल पिछले 14-15 महीनों से दिल्ली में देखा जा रहा है, सियासत को साधने की कोशिशों में सत्र दर सत्र सरकार को बचाने की कोशिशें चल रही है और इन सब के बीच कभी एसआईआर के बहाने तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर जब विपक्ष का मुद्दा जनता का मुद्दा बनता जा रहा है, तो सत्ता की पालकी ढोने वाले सहयोगी दलों के सामने हालात बिल्कुल अलग तरीके से सामने आते हैं। और उसी बिल्कुल अलग हालात के बीच सत्ता की पालकी ढोने वाले बैसाखियों के लिए यदि विपक्ष आदर्श परिस्थितियां निर्मित करनी शुरू कर दे, तो मौजूदा दौर में मोदी सत्ता तो क्या, किसी भी सत्ता के लिए खुद को टिकाए रखना मुश्किल हो जाता है। किसने सोचा था कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना या इस्तीफा करवाया जाना, दोनों ही परिस्थितियां नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन जाएंगी। किसने सोचा था कि इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिशें फेल होने के साथ साथ इंडिया ब्लॉक एनडीए के अंदर की दरार को सतह पर सामने लाने वाला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक पिछले कई महीनों की कवायद को देखें तो जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक 5 जून 2024 के चुनावी नतीजे वाली हालात से अलग आकर अब विपक्ष में बैठने की बजाय सत्ता पक्ष की तरफ जाने के लिए बेताब दिख रहा है, जनमत को भांपते हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ जो नाराजगी दिख रही है, उस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने के लिए मौजूदा सत्ता को ही, मौजूदा निजाम को ही अपने हाथ में लेने के लिए करीब करीब तैयार दिख रहा है। तो राहुल गांधी भले ही बिहार की सड़कों पर हो, लेकिन बिहार की सड़कों से, नीतीश कुमार के राज की सड़कों से चंद्रबाबू नायडू की सियासत को साधने वाला खेल यदि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक खेलते हुए नजर आए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए था और अंततः वही हुआ भी है। कल तक हम सभी ये चर्चा सुन रहे थे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। संघ पृष्ठभूमि के हैं, पुराने भाजपाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री बनते बनते रह गए। जयललिता और करुणानिधि के साथ गठबंधन के दौर में गठबंधन के सहारे भाजपा की मजबूत जमीन न होने के बावजूद 2 बार लोकसभा भी पहुंच गए थे, लेकिन मंत्री न बन पाए, उपराष्ट्रपति पद के बेहद करीब जरूर पहुंच गए। और ऐसा लग रहा था कि एनडीए क्या करेगी, क्या बिहार से उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्या पिछड़ा या अति पिछड़ा कार्ड खेला जाएगा, क्या बिहार के जनमत को मद्देनजर रखते हुए कार्ड खेला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक इस स्थिति में अब पहुंच गया है कि बिहार का जनमत अब वोट चोरी के आरोपों के बीच तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 15 से लेकर 25 के दरमियान बिहार कभी आरक्षण बचाओ, तो कभी संविधान बचाओ, तो कभी वोट का अधिकार बचाओ, इन सब को लेकर के जब एक अलग तरह की राजनीतिक रवायत के बीच अपनी सियासी कवायद को करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिहार से उम्मीदवार न बनाकर चंद्रबाबू नायडू के लिए असहज स्थिति कहें या चंद्रबाबू नायडू को उस दायरे से बाहर निकालने की कोशिशों में एक मास्टर स्ट्रोक कहें, इन दोनों के बीच में यदि घूम फिर करके सत्ता पक्ष ही कसौटी पर दिखाई दे रहा है, तो हालात दरअसल एक दिन में नहीं बने। पिछले 15 महीनों से नरेंद्र मोदी सरकार की गतिविधियों को देखें तो मोदी 3.0 गठबंधन की सरकार कभी लगी नहीं। सहयोगी दलों के लिए एनडीए शब्द भी एक जुमला ही दिखाई देता रहा, क्योंकि सत्ता तो मोदी शाह की थी, फैसले मोदी शाह ले रहे थे, और सहयोगी दल चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का मामला हो, कानून बनाने का मामला हो, हर जगह सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी वश ही सही सत्ता के साथ बैठने के लिए दिखाई देते रहे, किसी तरह से बैठे हुए नजर आए। अब वो दौर भूल जाइए जब चंद्रबाबू नायडू अपनी मर्जी से अपनी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष बनवा लेते थे। वो एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर वाला एनडीए, जॉर्ज फर्नांडिस के संयोजकत्व वाला एनडीए और आज का एनडीए, जमीन आसमान का फर्क नायडू को भी दिख रहा था, तो जमीन आसमान का फर्क नीतीश कुमार को भी दिख रहा है। तभी बिहार दौरे पर राहुल गांधी है, 16 दिनों की यात्रा के लिए, पदयात्रा के लिए बिहार में निकले हुए हैं, गाड़ियों पर चल रहे हैं, जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। सब कुछ जब राहुल गांधी के साथ चल रहा है, भारी बारिश के बावजूद लोग आ रहे हैं, उस वक्त भी कहीं ना कहीं
सत्ता के सिस्टम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सत्ता चलाने के तौर तरीकों के खिलाफ तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लालू यादव भी बोल रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ आपने एक शब्द भी सुना क्या? जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मुंह से इस पूरी यात्रा में आपने सुना क्या? क्यों नहीं सुना? अब आगे की कहानी सुनने के बाद आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आखिर क्यों नहीं सुना। दरअसल आज एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए, इंडिया ने दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, और उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ने जब अपना उम्मीदवार घोषित किया तो सब चौंक गए। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जज रहे, जस्टिस रहे, गुवाहाटी में तो चीफ जस्टिस भी रहे, उनका नाम सामने लाया गया। आंध्र प्रदेश से नाम लाया गया। जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया तो कहा गया कि तमिलनाडु में चुनावी वर्ष में एमके स्टालिन के सामने एक चुनौती रखी गई है। लेकिन याद रखें, आंध्र प्रदेश की सियासत, अविभाजित आंध्र प्रदेश जिसमें अब तेलंगाना को भी रख सकते हैं, उस आंध्र प्रदेश की सियासत और तमिलनाडु की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। तमिलनाडु व्यक्ति आधारित नहीं, मुद्दा आधारित राजनीति करता है, और आंध्र प्रदेश में व्यक्ति आधारित राजनीति की एक लंबी परंपरा रही। सीपी राधाकृष्णन का नाम जब घोषित हुआ तो चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, समर्थन का आश्वासन भी इशारों इशारों में दिया। लेकिन इस तरह के समर्थन के इशारों की और समर्थन की बात राजनीति में बहुत मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? बाल ठाकरे की पार्टी तब तक भैरव सिंह शेखावत के समर्थन में थी 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में, जब तक महाराष्ट्र से आने वाली प्रतिभा पाटिल के नाम का ऐलान एनडीए ने नहीं किया था। जैसे ही प्रतिभा पाटिल के नाम का ऐलान हुआ, बाल ठाकरे को मराठी अस्मिता याद आ गई, शिवसेना उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। प्रतिभा पाटिल जो यूपीए की कैंडिडेट थी, और तो और 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। सेकंड प्रेफरेंस से, द्वितीय वरीयता के मतों से एकमात्र अवसर था जब देश का राष्ट्रपति चुना गया। उस वक्त तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी के नामांकन पर इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर भी थे, उन्होंने उनका नाम तक प्रस्तावित किया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, विपक्ष के समर्थन से निर्दलीय लड़ रहे वीवी गिरी के समर्थन में इंदिरा गांधी खड़ी दिखाई देने लगी। ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के खुला ऐलान किया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला जाए, और अंतरात्मा की आवाज की बात जाहिर सी बात है वीवी गिरी के समर्थन के लिए कही गई थी, न कि उन नीलम संजीव रेड्डी के समर्थन के लिए जिनके समर्थन में, जिनके प्रस्तावक के तौर पर इंदिरा गांधी के भी दस्तखत थे। तो सियासत में कब कौन सा समर्थन किसे दिया जाए और कब कही गई बात से कब पीछे हटने पर मजबूर होना पड़े, इकलौता मौका ये नहीं होगा जब चंद्रबाबू नायडू के सामने ये हालात खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो अब उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं। जब एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम हुआ करती थी 80 के दशक और 90 के दशक के शुरुआत में, उस दौर में चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद थे एनटी रामाराव के, और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी लोगों में जिन लोगों की गिनती होती थी, यहां तक कि कई मामलों में लीगल एडवाइजर के तौर पर जिन लोगों की गिनती होती थी, कानूनी सलाह देने वाले के तौर पर, उनमें बी सुदर्शन रेड्डी साहब की गिनती होती थी। अब वही रेड्डी साहब इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। यूं ही ये खेल नहीं हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बिहार में मौजूद है राहुल गांधी, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे, और चंद्रबाबू नायडू का बेहद करीबी व्यक्ति इंडिया ब्लॉक से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाता है। 782 सांसद हैं संसद के दोनों सदनों को मिलाकर, अभी यदि खाली सीटों को छोड़ दे तो 782 सीटों में 392 जिनके पक्ष में होंगे, वही देश का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। आज की तारीख में एनडीए के पास यदि नायडू नीतीश सबके लोकसभा राज्यसभा कैंडिडेट्स को, सांसदों को जोड़ दे तो 427 एमपी होते हैं, यानी कागजों पर कंफर्टेबल मेजोरिटी दिखाई देती है। लेकिन क्या कागजों पर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी, आरामदायक बहुमत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में दिखाई दिया क्या? जब सीधे सीधे अमित शाह के कैंडिडेट माने जा रहे संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया। भाजपा के कई लोगों ने अमित शाह एंड कंपनी, यूं कहें कि गुजरात लॉबी के खिलाफ जाकर राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया।
उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी व्हिप काम नहीं करता, यह बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बारे में पार्टी व्हिप की कोई आवश्यकता नहीं है और संवैधानिक रूप से इसे जारी भी नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि इस परिस्थिति में भाजपा के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग तो नहीं करेंगे? यह एक अलग सवाल है, क्योंकि जब भैरव सिंह शेखावत को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त संसद में सभी दलों के राजपूत सांसदों ने एक होकर के भैरव सिंह शेखावत के पक्ष में मतदान किया था। सुशील कुमार शिंदे हार गए थे। अब जो हालात बने हैं, रेड्डी साहब को सामने लाकर जो खेल खेला गया है, जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश का ही उदाहरण लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 226 सांसद थे, 520 के आसपास सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 261 की जरूरत थी संसद में बहुमत के लिए। नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन वो 226 लोगों के नेता थे, न कि 261 लोगों के। संसद में समर्थन की दरकार थी, समर्थन सिर्फ सत्ता की सहयोगी अन्ना द्रमुक के 10-11 सांसदों का था, लेकिन उस वक्त उनके पक्ष में खड़े हुए उनके धुर विरोधी, आंध्र की राजनीति में उनके धुर विरोधी एनटी रामाराव, जो उस वक्त वीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करते थे, रामो वामो के अध्यक्ष। एनटी रामाराव यानी चंद्रबाबू नायडू के ससुर, तेलुगु आत्मसम्मान के नाम पर आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री पद मिल रहा है, इस नाम पर उन्होंने वीपी सिंह और राष्ट्रीय मोर्चा के तमाम घटकों की इच्छा के विरोध में जाकर संसद में नरसिम्हा राव के समर्थन का फैसला लिया था। 13 सांसद उनके लोकसभा में थे और नरसिम्हा राव सरकार को आसानी से बहुमत हासिल हो गया। सवाल आंध्र प्रदेश का था, आज सवाल फिर आंध्र प्रदेश का है। वैसे ही आंध्र प्रदेश का सवाल है जैसे बाल ठाकरे के सामने महाराष्ट्र का सवाल था, और महाराष्ट्र का सवाल जब सामने था तब भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगी, यह शिवसेना ने ऐलान किया और उसे लगा भी। क्षेत्रीय अस्मिता सामने आ गई। आज आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है? आंध्र प्रदेश की स्थिति यही है, 36 सांसद वहां से चुनकर आते हैं, 25 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में, और इन 36 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सिर्फ 5 सांसदों की है। 5 सांसद यदि भारतीय जनता पार्टी के निकाल दिए जाए, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर, तो 31 सांसद तब भी आंध्र प्रदेश से हैं। और इन 31 सांसदों में पवन कल्याण के सांसद भी हैं, तो 7 और 4 11, दोनों सदनों के सांसदों की संख्या अगर रेड्डी समुदाय की पार्टी एक तरह से मानी जाने वाली, रेड्डी प्रभुत्व वाली पार्टी मानी जाने वाली जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो 11 उनके भी हैं। और चंद्रबाबू नायडू के पास भी 18 सांसद है, दोनों सदन मिलाकर। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के पास भी 2 सांसद हैं। इन 31 सांसदों के सामने क्या स्थिति है? और अविभाजित आंध्र प्रदेश की परिभाषा को यदि ध्यान में रखकर चले तो 4 लोग राज्यसभा में, भले ही लोकसभा में कोई नहीं है, 4 लोग जो राज्यसभा में मौजूद हैं वो केसीआर के मौजूद हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे अब बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कहते हैं, उनके 4 लोग मौजूद हैं। 35 सांसदों का कोटा यहां से पूरा होता है। वहीं पड़ोस के राज्य बीजू जनता दल, जो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से खफा है, लोकसभा में भले ही उसका कोई प्रतिनिधि नहीं हो, राज्यसभा में 6 सांसद उसके हैं, वहां क्या होगा? तो ये कुल जमा 41 सांसदों का ब्लॉक क्या करेगा, किस तरफ ये पलड़ा झुका देगा, कोई नहीं जानता। क्या चंद्रबाबू नायडू खुल करके रेड्डी के समर्थन में आएंगे, या सांसदों को खुली छूट दे देंगे कि हम खुलकर घोषणा नहीं करेंगे, आप लोग अंदर खाने जाकर रेड्डी को वोट देकर आ जाइए? बिल्कुल वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज वाली बात कही थी, तो क्या चंद्रबाबू नायडू की अंतरात्मा जगने वाली है? कई सारे सवाल हैं जहां आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय भावना, आंध्र प्रदेश की अस्मिता, देश में दूसरे नंबर का पद यानी उपराष्ट्रपति का पद, ये सब एक साथ आकर के जब खड़ा हो गया है, तो उस परिस्थिति में किस तरह से एनडीए की सियासत को भेदने की दिशा में राहुल गांधी एंड कंपनी ने जोर लगाया है, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति अभी एनडीए के फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले लोगों की है। कैसे अपने सांसदों को एकजुट रख पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी शाह की स्वीकार्यता का ग्राफ गिर रहा है, अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे। नड्डा का कार्यकाल हफ्ता दर हफ्ता, दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष के लिए उतना लॉयल,
उतना निष्ठा वाला कोई व्यक्ति मोदी शाह को मिल नहीं रहा है। और जब निष्ठा वाला व्यक्ति वो लाने की कोशिश करते हैं तो संघ की तरफ से उस पर आपत्ति जता दी जाती है, उस पर वीटो लगा दिया जाता है। तो वीटो के खेल में जब अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर के जीत जा रहे हैं, तो इस साधारण घटना नहीं है कोई। और इस परिस्थिति में जब व्हिप नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे में कैसे भाजपा के सांसदों को अपने खूंटे से बांध कर रखा जाएगा। और जब भाजपा वालों को खूंटे से बांध कर रखने में परेशानी है तो एनडीए वाले भला कैसे बंधे रहेंगे। इस सवाल और इतनी बड़ी चुनौती के सामने विपक्ष के इस दांव को कैसे मोदी शाह चित्त कर पाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ये गुजरात लॉबी बनाम तेलुगु लॉबी का चुनाव है। तेलुगु लॉबी कहे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसदों का सवाल। कई ऐसे सवाल एक साथ जाकर सुदर्शन रेड्डी के साथ नत्थी हो रहे हैं, जिसके बाद अब यह दिखता है कि जो दांव मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से आज खेला गया रेड्डी के नाम के ऐलान का, उसमें अखिलेश यादव की सहमति थी तो आम आदमी पार्टी की सहमति थी, ममता बनर्जी की सहमति थी तो डीएमके के एमके स्टालिन की पार्टी की भी सहमति थी, लेफ्ट पार्टियों की सहमति थी तो कश्मीर की पार्टियों की भी सहमति थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहमति थी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की पार्टी की, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की भी सहमति थी। तो जब सबकी सहमति सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई निर्दलीय सांसद जिसमें पप्पू यादव जैसे सांसद हैं, वो सब इस ब्लॉक के साथ दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही घूम फिर करके आता है कि क्या सीपी राधाकृष्णन की राह इतनी आसान हो गई है, और क्या एक रिहर्सल विपक्ष कर रहा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कि आखिर नवंबर के बिहार चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता को पटखनी देने की, वैकल्पिक सरकार बनाने की जो तैयारी हो रही है, उसमें ये रिहर्सल संख्या को कितना आगे बढ़ाकर दिखा पाएगा। ये सब चंद्रबाबू नायडू की सहमति से तो नहीं हो रहा। याद रखिए, नायडू कभी खुलकर सामने नहीं आते, कभी खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन नायडू सियासी चालों को चलने से पीछे भी नहीं हटते। कौन सोच सकता था कि 1998 में संयुक्त मोर्चा के संयोजक हरकिशन सिंह सुरजीत के बगल में बैठे हुए चंद्रबाबू नायडू बगल में बैठकर ही जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लोकसभा अध्यक्ष अपनी पार्टी का हो जाए, इस पर समझौते कर रहे हो। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन नायडू ने कर दिखाया था। ये वही चंद्रबाबू नायडू है। साल बदल गया, 1998 से आज 27 साल आगे 2025 आ गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वही है, टीडीपी वही है, सिस्टम वही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भले बदल गया, पीढ़ी भले बदल गई, चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं। नारा लोकेश जो उनके बेटे हैं, उनके हाथ में कमान देने की भी प्लानिंग में लगे हुए हैं, लेकिन कमान देने की उस प्लानिंग के वक्त दिल्ली में मोदी सत्ता बैठी हुई हो, इस बात को चंद्रबाबू नायडू भी आसानी से पचा पाने की स्थिति में नहीं है कि एकाधिकारवादी व्यवस्था और उस मानसिकता को कहीं ना कहीं खाद पानी देने वाली सरकार यदि दिल्ली में बैठी हो और उनकी पार्टी टीडीपी में जनरेशनल शिफ्ट हो जाए, पीढ़ीगत परिवर्तन हो जाए और दिल्ली उसे आसानी से होने दे, सीबीआई ईडी ना पहुंचे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। और आंध्र की राजनीति में या किसी भी क्षेत्रीय दल की राजनीति में दिल्ली में जितना कम संख्या बल वाली पार्टी सरकार को लीड करेगी, क्षेत्रीय दलों को उतना ही वो सूट करेगा, उतना ही उनके लिए आरामदायक स्थिति होगी। तो इस आरामदायक स्थिति के बीच इंडिया ब्लॉक ने अंदर खाने डील तो नहीं कर ली नायडू के साथ या केसीआर या नवीन पटनायक के साथ या फिर जगन मोहन रेड्डी के साथ, देखा जाना है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और नवंबर में जिस बिहार चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली पर चढ़ाई की कोशिश है इंडिया गठबंधन की, सत्ता परिवर्तन की कोशिश है, उसके ट्रेलर में कितनी सफलता मिलती है, उसके रिहर्सल में इंडिया गठबंधन को जो इस उपराष्ट्रपति चुनाव के रूप में सामने आ खड़ा हुआ है, उसमें कितनी सफलता मिलती है, ये देखा जाना है। 9 अगस्त तक सब कुछ हमारे आपके सामने दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।